हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम 6 का 8वां अध्याय जो कि इसका अंतिम अध्याय है, उसको हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का ये 8वां अध्याय, इसका अंतिम पार्ट आज ख़त्म हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। भारत में जो जलवायु है, वनस्पति हैं तथा वन्य प्राणी हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। आप जो है क्या करते हैं, आप मौसम के बारे में जो है समाचार पत्रों में प्रतिदिन पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं तथा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन क्यों होने वाला परिवर्तन है। जो है मौसम जो है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला क्या है, परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। इसमें क्या-क्या शामिल है? तो तापमान है, वर्षा है, सूर्य का विकिरण है जो आती है ऊपर से, वो सब शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या तो कभी ठंडा होता है। क्या होता है? कभी मौसम गर्म होता है और कभी ठंडा भी होता है। आगे है, कभी-कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, कभी-कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, तो कभी वर्षा होती है। तो क्या होता है? कभी-कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक वर्षा जो है बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब बहुत मौसम गर्म रहता है तो उसमें ऊनी वस्त्र का उपयोग हम नहीं करते हैं। उसमें क्या करते हैं, गंजी या सूती कपड़ों का उपयोग हम करते हैं। ज़्यादातर सूती वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। आप खाने-पीने के में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको उन्हीं वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। तो कभी ऐसे भी दिन होते हैं जहाँ पर बिना ऊनी वस्त्र के भी क्या करते हैं, ठंड वहाँ पर लगता है। तो ठंडी और तेज़ हवाएँ चलती रहती हैं, ठंडी और तेज़ हवाएँ चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जहाँ पर ठंडी होगी वहाँ और तेज़ हवाएँ चलेंगी वहाँ पर क्या, तो आप यहाँ पर गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में मौसम जो है कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं कौन-कौन से? तो दिसंबर से फरवरी तक का मौसम जो होता है वो ठंडा होता है, ठंडा मौसम होता है, इसको सर्दी कहते हैं। दिसंबर से फरवरी तक का मौसम ठंडा मौसम है, इसको सर्दी के नाम से जाना जाता है। और मार्च से मई तक का मौसम जो होता है वो गर्म होता है और गर्मी बोलते हैं इसको। जून से सितंबर तथा दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा वाला होता है। ये क्या होता है? जून से सितंबर वाला मौसम जो होता है वो वर्षा वाला मौसम होता है और ये पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है, इसलिए इसको शरद नाम से जानते हैं। कब? तो शरद का हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर का। इसको जो होता है मानसून का लौटने का मौसम कहा जाता है। और मानसून का दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जो होता है वो जून से सितंबर तक का होता है। गर्मी का मौसम जो है मार्च से मई तक का होता है। और सर्दी का मौसम दिसंबर से फरवरी तक होता है। और इसी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो शीत ऋतु है। तो शीत ऋतु जो होता है वो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। हम पहले भी पढ़े थे, जो शीत ऋतु होती है वो क्या होती है, यहाँ पर आपको सूर्य की सीधी जो है यहाँ पर सीधी नहीं पड़ती, वो तिरछे पड़ती है, ऐसे पड़ती है। तो ऐसे इसके परिणामस्वरूप उत्तर भारत का जो होता है तापमान कम हो जाता है। और जिसके कारण जो है जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर उत्तर भारत का जो तापमान है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ग्रीष्मकालीन मौसम देखिए, ग्रीष्म ऋतु क्या है, तो ग्रीष्म ऋतु जो होता है, ग्रीष्म के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। ग्रीष्म के मौसम में सूर्य की किरणें क्या होती है, अधिकतर सीधे पड़ती है। ठीक। तापमान यहाँ पर बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहते हैं। लू किसे कहा जाता है, तो दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहने को लू कहा जाता है। याद रखिए लू कैसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। और ग्रीष्म मौसम में जो होता है सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है, तो सीधे पड़ती है। और लू किसे कहते हैं, शुष्क पवन जो है गर्म हवा के साथ बहती है, इसलिए इसको लू कहा जाता है। आओ खेलें। आओ खेलें में है जो आप देखेंगे कि हमारे देश में सभी भागों में लोग अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। गर्मी के दिनों में शरबत का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ जो होता है
पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभावों के से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी ये सब इत्यादि पिए होंगे। बहुत से लोग जो होता है केले तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। गर्मी के बाद ये सब गर्मी के दिन के आपको दिखाया गया गर्मी के में ये सब का हम उपयोग ये सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा में जो होता है हमें आनंद प्रदान करती है। गर्मी के बाद पहली वर्षा जो होती है हमें आनंद प्राप्त करती है, प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत है जो हमारी सभी भाषाओं में क्या है जितनी भी 22 भाषाएँ हैं या अनेकों भाषाएँ हैं उनमें वर्षा पर गीत हैं। वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें भी करते हैं आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गाने जो है आप याद करिए जो वर्षा के बारे में लिखा गया है सावन की झड़कों से जो भी है वर्षा में आप गाना सुनते भी हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा हम सुन लिए। अब है आगे वर्षा पर 5 कविताओं वर्षा पर जो है कविताएं भी हैं उनकी कविताओं को आप ढूंढेंगे और याद करेंगे। लिखने के लिए बोलता है। विभिन्न भाषाओं में मौसम को क्या बोला जाता है अपने आस-पास पड़ोस के जैसे देखिए उदाहरण के लिए दिया गया है। हिंदी में इसको वर्षा बोलते हैं तो उर्दू में बारिश बोला जाता है। मराठी में इसे पाउस बोला जाता है तो बंगाली में इसे बारसा बोला जाता है, बारसा। एक आगे है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। ये आपको ज़्यादातर पूछा भी जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ पे बहता है। आप देखिएगा ये जो पश्चिम भाग है और ये जो है दक्षिण भाग है यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिम मानसून बहता है। तो ये मानसून जो होता है ये मानसून आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यहाँ पर जो है मानसून आता है और आगे सीधे ऐसे करके ये बढ़ते जाता है। इस समय जो है पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। क्या होता है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती है। ऐसे हम इसको समझेंगे। जो ये आप देख रहे हैं ये अरब सागर है। यहाँ से ये बहते हुए स्थल की ओर जाती है। ये क्या होता है यह स्थल है। ऐसे ये बहती है। वह अपने साथ भी लाती है। ये जो है हवा जब बहेगी समुद्र से तो वो अपने साथ क्या ले जाएगी नमी ले जाएगी। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब बरसात है और यहाँ पर जितने भी पहाड़ हैं उससे वो टकराएगी तो यहाँ पर क्या होगा बारिश होगी। अब आगे है मानसून के लौटने का मौसम। ये भी आपसे पूछा जाता है मानसून के लौटने का मौसम कब है और कहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर बारिश होती है। तो यहाँ पर जो है आगे इसको पढ़ते हैं तो इस समय जो होता है पवन जो होता है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और यह जो है यहाँ जो स्थल है यहाँ से लौटते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर ये जैसे स्थल है तो यहाँ से आप बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। भारत के दक्षिण भागों जैसे विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है और ये जो तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश है यहाँ पर ज़्यादातर आपको वर्षा होती है। किस मौसम में तो लौटते हुए मौसम में। ये मौसम जो होता है शरद ऋतु का होता है। क्या होता है ये शरद ऋतु का होता है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम को औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी मौसम में जब आप उस जितने भी वर्षा हुई है उसको आप माप लेते हैं कितना हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं औसत दशा को जलवायु के नाम से जाना जाता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को क्या बोलते हैं तो मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द जो होता है अरबी भाषा में मौसम से लिया गया है और मानसून शब्द किससे लिया गया है तो अरबी भाषा कौन है तो मौसीम। मानसूनी जलवायु किसे कहते हैं तो भारतीय में जो इस तरह के जलवायु होते हैं ज़्यादातर वो होते हैं मानसूनी जलवायु होते हैं। मानसूनी जलवायु जो होता है मौसम के आधार पर होता है और मौसम जो होता है जलवायु किसे कहते हैं तो मौसम की जो औसत दशा है जो वर्षे को मापते हैं उसको हम जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई जो मौसम की औसत होती है उसको जलवायु कहा जाता है। आगे है जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कैसे होती है तो मानसूनी पवन से होती है। कौन कटिबंध में है तो उष्णकटिबंध में है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में जानते ही हैं कृषि जो होता है वर्षा पर निर्भर है।
अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर पर्याप्त वर्षा होगी तो प्रचुर मात्रा में क्या होगा, फसल का भी उत्पादन होगा। आगे है, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र की दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। आपसे पूछा जाता है जो किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है, तो उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पर है, कैसी है, और उसकी ऊंचाई क्या है, समुद्र से कितनी दूरी पर वो है। ये इस सब पे उच्चावच पर वे निर्भर करती है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। हम कहीं तमिलनाडु में कुछ और होगा, तो बिहार जाएंगे कुछ और होगा, वहीं हम राजस्थान चले जाएंगे तो कुछ और होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि राजस्थान के मनोरम स्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म है। आपसे पूछा जाता है जो बहुत गर्म कौन से हैं भारत में, तो राजस्थान का जो जैसलमेर है और बीकानेर है, ये क्या है, बहुत ही स्थान गर्म है। जबकि लद्दाख की द्रास एवं कारगिल की बर्फीली जो है ये ठंडी है। सबसे ठंडी चीज़ आपसे जब पूछा जाएगा तो वो लद्दाख होगा। कहाँ पे पूछा जाएगा, तो द्रास और कारगिल की बर्फीली जो होती है वहाँ पर ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र में जैसे आप देखेंगे, तटीय क्षेत्र में मुंबई तथा कोलकाता जो होता है वो जलवायु जो है उसका होता है मध्यम होता है। कहाँ पे, तटीय क्षेत्र में। ये देखिए आप, ये जो है ये महाराष्ट्र का हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो कलकत्ता, यहाँ पर आपको ये जो आप देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है आपको कलकत्ता दिखता है। ठीक, यहाँ पर मध्यम होती है जलवायु। वे ना ही अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी होती है। क्या होता है, जो तटीय क्षेत्र है ना ही वहाँ पर अधिक ठंडा होगा ना ही अधिक गर्म होगा। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत ही आर्द्र होती है, बहुत यहाँ पर नमी होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। आपसे पूछा जाता है जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो एकदम याद रखिएगा कि यही जो होती है ये मेघालय के मौसिनराम में होती है। बार बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, विश्व के मौसिन राम में होती है। अगर जबकि किसी किसी स्थान में, राजस्थान जैसे के जैसलमेर में भी वर्षा नहीं होती। क्या होता है, जबकि किसी किसी वर्ष जो होता है राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। यहाँ पर जो है जैसलमेर या बीकानेर में वर्षा होती ही नहीं है। आगे है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति की जो हम देखेंगे तो उसके बारे में आप जो है विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। जो पौधे छोटे होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये झाड़ी हो गया। जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे, जो कैक्टस हैं, जो फूल आपको दिखाई देते हैं, जिसमें फूल दिखाई देता है, वो क्या होते हैं, झाड़ी होते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें जो बहुत लंबा होता है वो क्या होता है, वृक्ष होता है। उनमें कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होते हैं। ये जैसे ये हो गया, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, ये क्या हो जाएंगे, वृक्ष हो जाएंगे। जैसे नीम हो गया, आम हो गया, ये सब क्या है, वृक्ष हैं, जिनमें पत्तियों की मात्रा क्या होती है, बहुत। इसमें जो होता है नीम, कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे नारियल, जैसे आपको बहुत कम सीधे सीधे आपको दिखता है तो वो ये वैसे जैसे नारियल होता है उसमें भी तो पत्तों की कम संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक, आगे है, आप झाड़ी को पढ़ लिए। झाड़ी जो होता है वो छोटा होता है, जैसे आपको फूल हो गया। पेड़ जो होता है आम हो गया, नीम ये हो गया, ये क्या होता है, पेड़ होता है। इसमें शाखाएं बहुत होती हैं, पत्तियां भी होती हैं, और जिसमें वृक्ष के पत्तियां जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वो जैसे कि नारियल है। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जैसे घास हो गया, झाड़ी हो गया, बहुत से पौधे हैं जो बिना मनुष्य की सहायता से खुद उपज जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जाना जाता है। उसको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते थे कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। जैसे हम फूल हो गया, जैसे नारियल हो गया, जैसे कि आप आम हो गया, ये सब, और जो खुद उपजते हैं मनुष्य की सहायता से बिना उपजते हैं, ये कैसे भिन्न है, तो एक दूसरे से वो भिन्न होते हैं। अलग अलग जलवायु के कारण अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। अलग अलग जलवायु रहता है तो अलग अलग वनस्पति वहाँ पर उगते हैं।
इनमें वर्षा की मात्रा सबसे अधिक होती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको दिखता होगा, जहाँ पर खुद ब खुद पेड़-पौधे अपने आप उग रहे हैं, वहाँ पर वर्षा क्या होता है, अधिक होता है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत के अलग-अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है, जहाँ पर जलवायु देखिए भारत में वनस्पतियों की संख्या जो है अलग-अलग है, क्योंकि जलवायु जो भारत की अलग-अलग है। ऊपर जब हम जाएँगे कश्मीर में तो कुछ अलग है और नीचे जब हम आएँगे तो वहाँ पर कुछ अलग है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों आगे है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, ये विभिन्न कार्य करते हैं। वन जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, विभिन्न कार्य ये करते हैं। पेड़-पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि पेड़-पौधे क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम साँस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। वो क्या करते हैं? क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन और ग्रहण क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ के बारे में दिया गया है। पेड़-पौधे की जड़ें मिट्टी को बाँध कर रखती है। पेड़-पौधे की जड़ें जो हैं मिट्टी को बाँध के रखती है। इनकी जड़ें जो हैं मिट्टी को बाँध के रखती है तथा इस प्रकार की वो मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं और मिट्टी के अपरदन जो कटेगा उसको वो रोकता है। जल उसकी जो जड़ है वो मिट्टी के अपरदन को रोकता है। आगे है वनों में हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी-बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन जो होता है वन जीवों के प्राकृतिक निवास होते हैं। वहाँ पे जो भी जीव रह रहे हैं वो उसके प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए तथा लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में भी बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं। हम बहुत से महोत्सव बनाएँगे जिससे पेड़-पौधे को हम लगाने के लिए शामिल उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा-भरा रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ दिया गया है, लीला के माता-पिता ने उनके जन्म के नींव एक जो लीला का जो माता-पिता हैं उनके जन्मदिन पर एक पेड़ उनको दिया। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग-अलग पौधे को रोपा था और प्रत्येक जब जन्मदिन होता था तो वो अलग-अलग पौधे को रोपते थे। उनको हमेशा पानी से सींचा तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया था जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुँचा पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तो तब 21 सुंदर वृक्ष उनके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़िया ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियाँ उनके चारों ओर मंडराती थीं। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था। उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले। ये जो एक प्रोत्साहन के रूप में हर जन्मदिन में आप एक पेड़ लगाएँ ताकि आप जब बड़े होंगे या उनके देखिए कैसे पंछी जो है घोंसला बना लिया, बच्चे फल का स्वाद चखें, वहाँ पर झूला झूले, ये सब हो सकते हैं। ये प्रोत्साहन के द्वारा एक जन्मदिन के रूप में आप पेड़ लगाएँगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है तो ऑक्सीजन जैसे हमें क्या-क्या मिलता है वायुमंडल से तो ऑक्सीजन मिलता है। ये पेड़ जो लगाए हैं तो पेड़ से देखिए यहाँ पर एक शहद के रूप में आपको हनी प्राप्त होता है। क्यों? यहाँ पर मधुमक्खी जो है अपना छाता का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए फिर फल बनता है, इससे देखिए क्या दवाई भी बनती है। किससे? तो पेड़ से मकान भी बनते हैं, चारा गाय के लिए भी होता है। ये सब एक जो है पौधों का निर्माण जो होता है मिट्टी को बाँधना होता है। एक पौधों का निर्माण कितने रूप में किया गया है, वो दिखाया गया है। ईंधन के रूप में, खेल के सामान के, फर्नीचर के रूप में, रबर के रूप में, इमारत के रूप में, वन्यजीव प्राकृतिक निवास इसमें करते हैं। ये घोंसला देख लीजिए, गोंद का निर्माण होता है। ये सब किससे होता है? एक पेड़ से। वनों का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए वन्य प्राणी, जो वन्य प्राणी किसे कहते हैं? तो वन्य जो होता है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास है। यहाँ पर जो है जितने भी जीव रहते हैं उनका एक निवास स्थान है। क्या है? वन्य प्राणी मतलब जो वन में रहते हैं। वनों में जंतुओं की हज़ारों प्रजातियाँ तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचर, पंछियों, स्तनधारियाँ, कीट और कृमियों का निवास होता है। कहाँ पे? वन्य प्राणी जो भी हैं, जितने भी ये सब जो है वन में रहते हैं। बाघ हमारा क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का पूछता है एशियाई शेरों का निवास कहाँ पर है? तो गुजरात के गिर वन में। ये आपसे पूछा जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है।
हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, एक सींग वाले गैंडे जो होते हैं असम के जंगलों में घूमते हैं। पूछेगा तो एक सींग वाले गैंडे कहाँ पर मिलते हैं? तो असम में। हाथी केरल के एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। हाथी कहाँ पर भी मिलता है? तो केरल और कर्नाटक में भी। भारत जो होता है, ऊँट जो होता है भारत के रेगिस्तान तथा जंगली जो होता है ऊँट कहाँ पे? तो भारत के रेगिस्तान में। और तथा जंगली जो होता है गधा, वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। और जंगली गधा कहाँ? कच्छ के रण में। ये सब जो है जितने भी यहाँ पर 4-5 पॉइंट आपको देखने को मिला, जैसे एक सींग वाला गैंडा वो असम में मिलता है, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। और गुजरात में क्या मिलता है? तो एशियाई शेर का निवास है। और कच्छ के जो है वहाँ पर क्या मिलता है? तो जंगली गधा मिलता है। ऊँट कहाँ? तो रेगिस्तान में। ये सब पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे है जंगली बकरी, यह ये भी जो पॉइंट है, आगे भी पॉइंट है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। जैसे जंगली बकरी हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, भालू हो गया, ये सब कहाँ मिलता है? तो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन-कौन? तो बकरी, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और भालू, ये सब हिमालय के क्षेत्रों में। अतिरिक्त इसके अतिरिक्त जो होता है बहुत सारे दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि जो है हमारे देश में पाए जाते हैं। आगे है भारत में पंछियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। पंछी जो हैं इसकी भी ऐसी ही प्रचुर पाए जाते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय पंछी है वो क्या है? मोर है। मोर हमारा राष्ट्रीय पंछी है। भारत में पंछी जैसे तोता हो गया, मैना हो गया, कबूतर, बुलबुल, बतख, ये सब हैं। अन्य बहुत सारे पंछी जो होते हैं वो अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पंछी उद्यान हैं जो पंछियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करता है। बहुत सारे पंछी के राष्ट्रीय उद्यान हैं जहाँ पर पंछी अपना निवास करता है, वहाँ पे रहता है। राष्ट्रीय उद्यान शिकारियों से पंछियों की रक्षा, उद्यान जो क्या करता है? शिकारी जितने भी हैं उससे पंछियों की रक्षा करता है। अब भारत में साँपों के सैकड़ों प्रजाति पाए जाते हैं। आगे क्या है? भारत में जो साँप के जो है बहुत सारे प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उनमें देखिए कोबरा हो गया, करैत हो गया, ये सब क्या है? दुबई हो गया, ये सब प्रमुख साँप हैं भारत के। वनों में वनों के काटने वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियाँ जो होती है घट रही है। बहुत सी प्रजातियाँ तो समाप्त भी हो चुकी है। बहुत सी प्रजाति समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना, देखिए बाघ परियोजना किसके लिए? तो बाघ के लिए। और हस्ती परियोजना किसके लिए? तो हाथी के लिए शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा चित्र, जैसे पशु विहार कौन से हो गए? जिम नेशनल, कॉर्बेट पार्क, देखिए जिम नेशनल हो गया, रामगंगा हो जिसको अब बोला गया है। ये सब क्या हो गया? एक पशु को बचाने के लिए, बाघ को संरक्षित करने के लिए है। तमिलनाडु का देख लीजिए। और यहाँ पर आपको इन सब के बचाव के लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। आगे देखिए, आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। जैसे उसके हड्डी का उपयोग हम नहीं करेंगे, सींग का उपयोग नहीं करेंगे। इस सब से जब हम इनका उपयोग खरीदने के लिए अपना उपयोग नहीं लाएँगे तो वो क्या होगा? वो कम होता चला जाएगा। जब माँग रहता है तभी उसका शिकार होता है, जब माँग ही नहीं होगा तो उसका शिकार क्यों होगा? प्रत्येक वर्ष हम अक्टूबर को पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह, ये पूछा जाता है जो वन्यजीव सप्ताह कब बनाया जाता है? तो प्रत्येक अक्टूबर का जो पहला सप्ताह आता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वन्यजीव सप्ताह के नाम से उसको मनाते हैं, ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके और वन्यजीव के संरक्षण के लिए जागरूक हम हो सकें, वो बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया है, शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? उसके खालों के लिए मारते हैं। जो बाघ क्यों खत्म हो रहा है? तो उसका शिकार हो रहा है। बड़े-बड़े ये कपड़ों के रूप में उसका उपयोग होता है। ये बहुत माँग है बाघ के खाल के। पंछी का उपयोग क्यों होता है? तो पंछी का उपयोग जो होता है उसको मांस के लिए भी हम करते हैं। उसके शिकार जो है रखने के लिए भी करते हैं, ये सब के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। आगे देखिए यहाँ पे है प्रवासी पंछी। प्रवासी पंछी जो दूर-दूर से आता है उसको प्रवासी पंछी कहा जाता है। जैसे देखिए कुछ पंछी पिनटेल, बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो,
ऑस्प्रे, लिटिल स्ट्रेट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। ये सब जो है ये सब हमारे देश में कैसे कब आते हैं तो सर्दी के मौसम में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल जब से सबसे छोटी जो होती है पंछी वो होता है लिटिल स्ट्रीट। ये जो होता है सबसे छोटा होता है जिसका वज़न होता है 15 ग्राम और इसका वज़न कितना है तो 15 ग्राम। आपसे पूछा जाता है जो सबसे छोटा पंछी कौन है? लिटिल स्ट्रेट जो होता है सबसे छोटा पंछी है। इसका वज़न कितना? तो 15 ग्राम। ये कहाँ से आता है? तो ये आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आता है और यह जो छोटा पंछी है 15 ग्राम की, ये आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी करके ये भारत प्रदेश में आता है, भारत में आता है। ये इसको प्रवासी पंछी के नाम से जाना जाता है, जो दूसरे देश से हमारे देश में प्रवेश करते हैं। आते हैं। तो चलिए ये यहाँ पर अब ख़त्म हो गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर सही कहता है चुनने के लिए तो विश्व की सबसे अधिक वर्षा तो आप पढ़े थे मौसमी नाम था जंगली बकरी, हिम तेंदुआ ये कहाँ पर पाया जाता है? हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए आर्द्र भूमि कहाँ पर होता है? तो स्थल जो होता है कहाँ पे? स्थल से समुद्र की ओर और समुद्र से स्थल की ओर। जो समुद्र से स्थल की ओर जो है वो दक्षिण की भाग जो है यहाँ पर आर्द्र भूमि पाई जाती है। ये आपका ये चैप्टर आज यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पर देखिएगा तो आपको कुछ राजधानियाँ हैं आप याद रख सकते हैं, याद करने वाली चीज़ है। ये आपसे पूछा भी जाता है, इसकी राजधानी बच्चे को ज़्यादातर ये पूछा ही जाता है। लेकिन शुरू हम करते हैं, इसको हम एक बार पढ़ देते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना हो गई, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलोंग और मिजोरम का आइजोल और नागालैंड का कोहिमा और ओडिशा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, उत्तराखंड का देहरादून, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, त्रिपुरा का अगरतला और पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ये सब क्या हो गए? राज्य की राजधानी हो गई। अब केंद्र शासित में देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर और चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप का एक अब हो गया वो हो गया दमन और लक्षद्वीप का कवरत्ती और पुदुचेरी का पुदुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी जो है राजधानी का दिल्ली ही है और जम्मू कश्मीर जो है जम्मू एवं कश्मीर का श्रीनगर हो गया और लद्दाख का लेह हो गया। तो चलिए इस प्रकार ये चैप्टर जो है सिक्स का जो ज्योग्राफी था वो आपका ख़त्म हो गया है और आगे इसका सीरीज जो है उसको हम शुरू करेंगे। आगे सीरीज का जो अगला अध्याय होगा उसको हम अगला क्लास का हम शुरू करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले अध्याय में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत